देखिए, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य। पृथ्वी पे जितना भी जीव जंतु है, पेड़ पौधा है, ठीक है, सबको ऊर्जा कहाँ से मिलता है? सूर्य से। अब एक और प्रश्न यहाँ से पूछता है कि जो सूरज है, सूरज में ऊर्जा का क्या कारण है? तो नाभिकीय संलयन, याद रखिएगा। सूरज में ऊर्जा का क्या कारण है? नाभिकीय संलयन। ठीक है, पूछेगा कि सूरज नहीं, सूरज में ऊर्जा का क्या कारण है? तो क्या बोलेंगे? नाभिकीय संलयन। ठीक है ना। वहां 4 गो हाइड्रोजन मिलके एगो हीलियम बनाता है। क्या करता है? 4 गो हाइड्रोजन मिलके एगो हीलियम का निर्माण करता है। सूरज में ऊर्जा के कारण है नाभिकीय संलयन। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? अभी बताए थे ना, F बराबर R/2। तो F बराबर कहाँ है? R/2 है, तो R बराबर 2F। देखिए, अभी पढ़ाए कि F बराबर R/2 होता है ना। इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो R को किए 1 से तो R, और 2 को F से किए तो 2F, तो यानी R बराबर 2F हो गया ना। आगे, मानव नेत्र में कौन, मतलब मानव, हम लोग का आंख है, तो आंख में कौन सा लेंस है? तो कौन सा लेख है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। हम लोग को आंख में कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। हम लोग को आंख में है लेंस है, ठीक है, तो आंख में जो लेंस है कौन है? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा। याद रखिएगा, वास्तविक और उल्टा। हम आपको देख रहे हैं सीधा, लेकिन वहां बन कैसे रहा होगा? उल्टा। आप मुड़ी भरे खा रहे हैं, अंदर दिखा रहा होगा गड़मुड़ी, ठीक है, गणिया ऊपर मुड़िया नीचे। लेकिन जैसे ही दिमाग तक जाता है ना, तो दिमाग उसको सीधा कर देता है। ठीक है, आंख तक गया तो उत्तल लेंस में गया, और उत्तल लेंस उसको गड़मुड़िए बनाया, यानी उल्टा बनाया। और जैसे ही दिमाग पर जाते जाते क्या हो जाता है? सीधा। तो हम आप कैसा दिख रहे हैं? आप सीधा दिख रहे हैं। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न किस भाग पर बनता है? देखिए, जैसे हम देख रहे हैं आपको, तो आंख के कौन भाग में प्रतिबिंब बनेगा? प्रतिबिंब मतलब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। रेटिना या दृष्टिपटल इसे कहते हैं, रेटिना या दृष्टिपट। तो आपको देखें तो प्रतिबिंब कहाँ जाके बना? रेटिना या दृष्टिपटल। ठीक है ना। देखो, आंखें से पूछ रहा है। विद्युत जनित का सिद्धांत आधारित, यानी विद्युत जनित यानी विद्युत जनरेटर, ठीक है, विद्युत जनित यानी विद्युत जनरेटर, ठीक है। द जनरेटर है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव ना, विद्युत जनित है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के प्रेरण पर ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। विद्युत जनित किसके काम को करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊपर नीचे करिए ना, कोई दिक्कत नहीं। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म, देखिए जीवाश्म ईंधन क्या है? आपसे पूछेगा जीवाश्म ईंधन से आप क्या समझते, बताइए। तो किसी कारण से पृथ्वी पर क्या हुआ कि जीव जंतु पेड़ पौधा मर गए और जमीन के अंदर क्या हो गए? दब गए। लाखों वर्ष बीतने के पश्चात किसमें? कोयला पेट्रोलियम सब में बदल गए। इसी को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन। ठीक है, जीवाश्म ईंधन को जलाइएगा तो खास बात क्या है ना, धुआं निकलता है। ठीक है, तो जिसको जला रहे उसको धुआं निकलता है, समझिए जीवाश्म ईंधन एक तरह से। ठीक है ना। तो यहाँ पूछा है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो कोयला भी होगा, लकड़ी भी और गोबर गैस। क्योंकि कोयला भी जलाते हैं तो धुआं निकलता है, लकड़ी जलाते हैं तो धुआं नहीं निकलता है, और गोबर गैस को भी जलाएगा तो धुआं निकलेगा। यानी कौन सा इनमें से? सभ्य कौन सा है? जीवाश्म ईंधन। सब क्या है? जीवाश्म ईंधन। होना तो हाँ, सही बोल रही है, ठीक है। जीवाश्म ईंधन जमीन के अंदर से निकलता है, तो कोयला ना सिर्फ होगा जी, ये सब तो पृथ्वी के ऊपर है ना, लकड़ी गोबर भी ऊपर है ना, तो जीवाश्म ईंधन, सॉरी जीवाश्म ईंधन होगा। हाँ जी, चलो आगे। अरे होता है, गड़बड़ा जाते हैं।
उम्र है स्लिप करे, क्या करेगा? तन मैंने इन्होंने स्लिप हो गया तो की करे? हाँ, तुमको भी संभालना पड़ता है, ये भी तो देखो। खाली वही लोग को नहीं, तुम लोग को भी तो संभालना पड़ रहा है। आओ, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या है, यानी जहां से प्रकाश निकल रहा है उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत। जैसे सूरज से प्रकाश निकल रहा है तो सूरज क्या? प्रकाश का स्रोत। टॉर्च बारे, तो टॉर्च से प्रकाश निकल रहा है क्या है? प्रकाश का स्रोत। तो जहां से प्रकाश निकलता है उसके प्रकाश का स्रोत कहते हैं। आपको पूछेगा प्रकाश का स्रोत से आप क्या समझते हैं? तो जिस जगह से प्रकाश निकलता है उस जगह को क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत है। देखिए अभी बताया ना, सूरज में जो ऊर्जा है या जो स्टार तारा दिख रहे हैं उसमें जो ऊर्जा है किसके का? सूरज में ऊर्जा, तब तो हम तक गर्मी आ रहा है, लाइट आ रहा है, ठीक है ना। तारा में भी गर्मी है लेकिन बहुत दूर होने के कारण वो हमको गर्मी नहीं देता, लेकिन दिखाई तो देता है, दिखाई देता है। तो दोनों में ऊर्जा, ऊर्जा का क्या कारण है? तो नाभिकीय संलयन। क्या कारण है? नाभिकीय संलयन। सूरज में और तारा में जो ऊर्जा के काम है ना किसके से होता है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के कारण सूरज और तारा में ऊर्जा है, ठीक है। आपको कभी कभी पूछ देता है कि नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं? आपको पूछ देगा कि नाभिकीय संलयन से क्या समझते हैं? तो नाभिकीय संलयन का मतलब होता है ना कि चार गो पूछेगा, बोलिएगा, पूछेगा नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं? बोलिएगा कि चार गो हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक हीलियम परमाणु का निर्माण करता है जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है। इसी को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन, ठीक है ना। चार गो हाइड्रोजन मिलेगा, एगो हीलियम को बनाएगा, तो नाभिकीय क्या हो गया? संलयन। इनमें कौन दर्पण सूत्र है? तो दर्पण सूत्र है, ठीक है, ये दर्पण सूत्र 1/v/1/u बराबर 1/f। एफ को कहते हैं फोकस, एफ को फोकस दूरी, एफ को फोकस दूरी। भी को कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी, भी को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब की दूरी। और यू को कहते हैं वस्तु की दूरी, ठीक है ना। फिर से देखिए, भी हो गया प्रतिबिंब की दूरी, यू हो गया वस्तु की दूरी, एफ हो गया फोकस दूरी। तो ये है दर्पण सूत्र। ये कौन सा सूत्र है? दर्पण सूत्र। आगे बढ़े, चलिए। टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। बोला टिंडल प्रभाव कहाँ देख सकते हैं? तो घना जंगल में। घना जंगल वहां क्या दिखाई देगा आपको? टिंडल प्रभाव, ठीक है। आपको टिंडल प्रभाव भी पढ़ाए हैं कि जब घना जंगल के बितान में जाइएगा तो सूरज जब किरणें आती है और जंगल के अंदर पूरा फैल जाता है, उससे क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो टिंडल प्रभाव हमेशा घना जंगल में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? घना जंगल। तारों को टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? बोला तारा टिमटिमाता कौन कारण के कारण? अपवर्तन के सिद्धांत के कारण, प्रकीर्णन के सिद्धांत, वर्ण विक्षेपण में कौन? किसके कारण? अपवर्तन। सिद्धांत को गोली मारो, बोले ना चुतिया बनाने के लिए सिद्धांत जोड़ देता है। हमको खाली पूछा तारा क्यों टिमटिमाता है, लिखा तारे को टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित। यहाँ से जो भी लिखा सब चुतिया बनाने के लिए हम लोग चुतिया बना रहा है कि बच्चा कितना मूर्ख है, लेकिन हम लोग उतना मूर्ख होने वाले नहीं। डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन, तारा टिमटिमाता काहे है? तो तारा टिमटिमाता अपवर्तन के कारण। तारा काहे टिमटिमाता? अपवर्तन, यानी भुकुर भुकुर किसके कारण कर रहा है? अपवर्तन के कारण। मानव नेत्र के रेटिना पर देखिए, अभी बताएं कैसा प्रतिबिंब बनता है आंख में, बोले तो ही बुरा है। मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। अभी बताए थे ना थोड़ा देर पहले। चलिए आगे। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? बहुत अधिक हो जाता है। ज्यादा वोल्टेज के ही कारण लघु पतन हो जाता है। लघु पतन मतलब शॉर्ट सर्किट नहीं, बोला कि तार जड़ गए, ज्यादा वोल्टेज जले तो तार क्या हो गया? जलने। तो काहे जड़ गया? लघु पतन कारण, यानी कि शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट काहे हुआ? ज्यादा वोल्टेज हो गया तब। तो बार बार देख रहे हैं, हर बार पूछता है कि लघु पतन के क्या कारण है? तो बहुत अधिक क्या? धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलिए आगे।
विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया? बोला जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, ये सिद्धांत है, एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक सिद्धांत है, तो इसको खोजने वाले व्यक्ति का नाम पूछ रहा है कि कौन है। फेराडे, मैक्सवेल, एम्पियर या फ्लेमिंग? कौन है? फेराडे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कौन किया? फेराडे। फेराडे व्यक्ति का नाम है। विद्युत मोटर में परिवर्तित करता है, बोला विद्युत मोटर है, तब विद्युत मोटर किसमें किसको बदलता है? तो विद्युत मोटर किसको कहता है? विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक। देखिए विद्युत कैसे यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? यांत्रिक मतलब घूमना। देखो ये विद्युत मोटर है, पंखा दे रहे सब क्या है? विद्युत मोटर। तो हमें क्या देता है? लाइन देते हैं, तो लाइन देते यानी करंट दिया तो घूमने लगा, यानी लाइन को किसमें बदल दिया? घूमने वाला में, यानी यांत्रिक ऊर्जा। जो घूम रहा है उसको यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो दिए करंट यानी ऊर्जा दिए, अब घूमने लगा तो क्या हो गया? यांत्रिक ऊर्जा। यानी भैया विद्युत मोटर है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा। और वही जनरेटर की बात की जाए, जनरेटर यानी जनित्र, तो जनित्र में हंडिल मारते हैं, यानी यांत्रिक ऊर्जा देते हैं तब करंट देता है कि नहीं? यानी वो क्या करता है? जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जनित्र करता है। पूछा जनित्र क्या करता है बुआ? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे। बस पंखा याद रहे, पंखा देखे एकदम ध्यान हो जाएगा, इसको विद्युत दे रहे हैं तो यांत्रिक में बदल रहा है। जनरेटर देखिए तो एकदम ध्यान दीजिए कि घुमा रहे हैं तो यांत्रिक ऊर्जा दिए ना हो तो उसमें से करंट निकला, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? बताइए। लेंस की क्षमता के मीटर सेंटीमीटर इसमें पूछ रहा है, ठीक है। तो लेंस की क्षमता का तो डायोप्टर होता है, तो इसमें किस में होगा? बताइए। ये वाला ना, मीटर -1 यानी मीटर का पावर -1, ये लेंस की क्षमता। ऐसे ज्यादातर लेंस की क्षमता को डायोप्टर में देगा, ठीक है। लेंस की क्षमता को अधिकतर किस में देगा? डायोप्टर में। ऐसे हम लोग ज्यादातर पढ़ते लेंस की क्षमता कैसे, मतलब क्या होता है? डायोप्टर। लेकिन यहाँ दिया है मीटर -1 पावर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकाश का रंग नीला क्यों होता है? बताइए। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश नीला हो, लाल हो, ब्लू हो, पीला हो। ए बउआ देखो बकवास कम करो, तीनों भाई एक जगह बैठ के तमाशा मत करो, ठीक है। देखो अभी मतलब फंसा। देखो पृथ्वी, सुनो ना, आकाश लाल हो, पीला हो, हरियर हो, नीला हो, ब्लू हो, कुछ भी हो, तो किसको? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है ना। आकाश आपको कैसनो दिखाई दे रहा है तो सब किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने? अभी ना पूछा था जी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? फैराडे किया। अभी पूछा था ऊपर में, सेम क्वेश्चन को रिपीट कर दिया। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट बराबर आपसे पूछेगा कि 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 3.6 गुने 10⁻6 जूल, ठीक है ना। आगे बढ़ाइए। एथेनोइक अम्ल को सामान्य क्या नाम है? बताइए। एथेनोइक अम्ल को और किस नाम से जानते हैं? तो किस? सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल ना। एथेनोइक अम्ल को क्या कहेंगे? एसिटिक अम्ल। एथेनोइक अम्ल को क्या कहेंगे? एसिटिक अम्ल। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखने पर उपचयन की गति हो जाती है। जैसे बोला कि वायु अवरुद्ध। वायु अवरुद्ध मतलब ऐसा चीज में रखे खाना की जिसमें हवा ना घुसे, जिसमें हवा ना घुसे, तो जो खाना है वो जल्दी खराब होगा कि लेट से खराब होगा? दिमाग लगाइए, ठीक है। मान लीजिए हम खाना बनाए, एगो ऐसा सामान में रख दीजिए जिसमें हवा अंदर जाए नहीं करेगा, तो खाना जल्दी खराब होगा कि लेट से खराब होगा? जल्दी खराब होगा कि लेट से?
नहीं, लेट से खराब होगा, यानी धीमी गति से होगा, ठीक है ना। जब भी खाना में हवा जल्दी जाएगा ना, जितना हवा जाएगा उतना ही जल्दी खराब होगा खाना, इसलिए हम लोग फ्रिज में रखते कि वहां हवा नहीं जाएगा, ठीक है, ठंडा बनाए रखेगा, समझे कि नहीं। तो कोई खाद्य पदार्थ कब अति होता है, यदि पैक में रख दीजिएगा तो बहुत लेट से खराब होगा, ऐसे छोड़ दीजिएगा तो जल्दी खराब होगा। चलिए आगे, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, बोला ये जो हो रहा है कौन सा कथन है, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन का अवकरण हो रहा है, कार्बन का साइटेशन हो रहा है, या ए या बी दोनों, क्या हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण। कॉपर का ऑक्सीकरण कैसे कहेंगे, कैसे कह सकते हैं कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ, देखिए काहे काहे कार्बन का कॉपर का ऑक्सीकरण, क्योंकि ये कॉपर है, ये ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, तो जब जो भी ऑक्सीजन के साथ मिलेगा वो ऑक्सीकरण हुआ, यानी यहाँ कॉपर है तो कॉपर के ऑक्सीकरण, लोहा रहेगा तो लोहा का ऑक्सीकरण, ठीक है, जो धातु रहेगा जिंक रहेगा तो जिंक का ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीजन मिल रहा है तो ऑक्सीकरण हुआ, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े बउआ, दिल दीवाना दिल पगला के माने ना, क्या हुआ, सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र क्या है, बोला सोडियम फास्फेट का फॉर्मूला पूछ रहा है, कौन होगा, Na3O4 PO4, यही ना, ये है सोडियम फास्फेट, फेट है फेट, फास्फेट। एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है, उपचयन, अपचयन, किण्वन या भर्जन, क्या होगा, किण्वन द्वारा। एल्कोहल यानी दारू बनाया जाता है ना, वो किण्वन प्रक्रिया से, शराब जो बनता है ना किस प्रक्रिया से, किण्वन प्रक्रिया से, ठीक है, शराब को जो बनाया जाता है किस प्रक्रिया से, किण्वन प्रक्रिया से। आवर्सानी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है, समान, भिन्न, ए और बी दोनों, यानी में से कोई नहीं, क्या होगा, आवर्सानी में जाइएगा ना तो सभी तत्वों का संयोजकता क्या होता है, समान, समान यानी बराबर। निम्न में से कौन ऑक्सीजन की क्रिया नहीं है, ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा वो ऑक्सीकरण नहीं होगा, ठीक है। तो दहन, देखिए कोई चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इसका आपको चेक करना है तो सिंपल सा ट्रिक बता देते हैं, चेक करना है आपको, आटा सान लीजिए और रख दीजिए आटा इसे, ठीक है, और उसमें को मोमबत्ती से गाड़ दीजिए, अब मोमबत्ती को जला दीजिए, और ऊपर से क्या करिए, एस्पायरन जो आर पार दिखता है ना गिलास, उससे ढांक दीजिए, इसमें गा रखिए, अर्थी में गड़ जाना चाहिए इसे आटा में, देखिएगा हाँ, जैसे धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाए। तो इससे प्रूव होता है कि कोई भी चीज जलता है ना तो बिना ऑक्सीजन के जलता नहीं। ललटेन देखे हैं पुरनका, तो ललटेन में देखिएगा नीचे छेद रहता था, शीशा लगाने ऐसे जहाँ शीशा फिट होता था ना, जहाँ नीचे नीचे क्या रहता था, छेद रहता था, कहला छेद रहता, ऑक्सीजन जाने के लिए। तो कोई भी चीज जलता है तो ऑक्सीजन के कारण जलता है, ऑक्सीजन नहीं दी जाएगा तो जलेगा नहीं। तो दहन हुआ, यानी दहन में तो ऑक्सीजन चाहिए, श्वसन में भी ऑक्सीजन चाहिए, सांस में ऑक्सीजन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, यानी में भी ऑक्सीजन ले रहे हैं। भोजन के पाचन में, तो भोजन पच भी रहा है तो किसके कारण, ऑक्सीजन के कारण। अब छेपन में कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, यानी सही आंसर क्या हो गया, ये क्या है, ऑक्सीकरण नहीं है, बाकी सब क्या है, ऑक्सीकरण है। निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक कौन है, हल्दी, ठीक है, हल्दी क्या प्राकृतिक, जो प्रकृति में बना, जैसे पत्ता गोभी, हल्दी, ठीक है, ये सब प्राकृतिक सूचक, ठीक है, ये सब क्या है, प्राकृतिक सूचक। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, श्वेत, श्वेत मतलब उजला, सिल्वर क्लोराइड का रंग उजला होता है, ठीक है।
समीकरण यह CaCO3 उष्मा दिए तो बन गया CaO प्लस CO2। किस प्रकार का अभिक्रिया है? वियोजन, संयोजन, उभगामी या प्रत्यस्थ। देखिए वियोजन में क्या होता है, एक और रहता है टूट के दो या दो से ज्यादा बनाता है, याद रखिएगा। संयोजन वियोजन ये सब पढ़ लीजिएगा, पहला चैप्टर में बहुत VVI चैप्टर है। यहाँ से 5 नंबर, 1 नंबर में 2 नंबर में पूछना कंफर्म है। संयोजन अभिक्रिया क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, संक्षारण क्या है, उपचयन क्या है, ठीक है ना। मैग्नीशियम रिवर को साफ क्यों करते हैं, ठीक है। तांबा के बर्तन में दही और सब खट्टा पदार्थ काहे रखते हैं, तो ये सब आता है आपका एग्जाम में। तो वियोजन में क्या होता है कि एक और रहेगा टूट के दो से ज्यादा बनाएगा, दो को बनाएगा या दो से ज्यादा बनाएगा, किसमें? वियोजन। और संयोजन में क्या होगा ना, दो गो रहे मिलके एगो बनाएगा, दो गो रहे या दो गो से ज्यादा मिलके क्या को बनाएगा, एक के को मिलके बना रहा है तो संयोजन, और टूट के एक से ज्यादा बना रहा है तो वियोजन, ठीक है। हमारा शरीर में पीएच के बीच का कार्य कितना करता है, तो 7 से 7.8 तक। हमारा शरीर का पीएच मान कितना होना चाहिए, 7 से 7.8 तक, तब शरीर अच्छा से काम करेगा, ठीक है। हमारा शरीर का जो पीएच मान है, पावर ऑफ हाइड्रोजन कितना रहना चाहिए, 7 से 7.8 तक। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित कौन करता है, इंसुलिन। कौन करता है, इंसुलिन। शर्करा देखिए रक्त में ही होता है, रक्त को नियंत्रण यानी कंट्रोल कौन कर रहा है, इंसुलिन। जैसे ही इंसुलिन कम जाएगा, इंसुलिन बढ़ जाएगा तो शर्करा, इंसुलिन कमेगा तो शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगा। शर्करा मतलब होता है मीठापन, समझे, मीठा, ठीक है। यानी कि रक्त में चीनी बढ़ने लगेगा, शर्करा इंसुलिन का ही कंट्रोल कौन कर रहा है, इंसुलिन कर रहा है। इंसुलिन भैया जैसे ही कमेगा तो इसे क्या हो जाएगा, शर्करा बढ़ जाएगा, तो कौन बीमारी हो जाएगा, मधुमेह, चीनी वाला रोग, डायबिटीज रोग हो जाएगा। तो इसलिए पूछता है कि किसकी कमी से डायबिटीज या मधुमेह होता, तो किस, इंसुलिन की कमी से। तो शर्करा पर नियंत्रण कौन रखता है, इंसुलिन। चलो, निम्न में कौन आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक कौन है, CH4, CaCl2 ना, ये कौन सा यौगिक है, आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक किसको कहते हैं, जिसमें एगो प्लस में रहेगा एगो माइनस में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ कैल्शियम प्लस में, क्लोरीन माइनस में, ठीक है ना। तो जिसमें प्लस माइनस दोनों रहा तो उसको आयनिक यौगिक कहते हैं। क्वेश्चन में पूछता है आयनिक यौगिक क्या, पढ़ा है ना, आयनिक यौगिक गलनांक उच्च क्यों होता है, पढ़ा है कि नहीं। आयनिक यौगिक का गुणधर्म क्या है, तो सब इंपोर्टेंट प्रश्न है बिहार बोर्ड के लिए, तो पढ़िएगा। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितना होता है, 3 गो ना, 3 गो ऑक्सीजन मिलके ओजोन का निर्माण करता है, ठीक है ना। 3 गो ऑक्सीजन मिलके किसका निर्माण करता है, ओजोन का निर्माण, यानी ओजोन बनाता है। तो ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। आपसे पूछे ओजोन का फॉर्मूला क्या है, O3। क्या ऑक्सीजन मिलके ओजोन बनता है, 3। यहाँ से एक और प्रश्न आपको पूछ देता है, ओजोन का काम क्या है, ओजोन जो है उसका काम क्या है, कार्य क्या है, किसी को पता है। हाँ, हम लोगों को सूरज से आने वाले हानिकारक जो पराबैंगनी विकिरण है उससे पृथ्वी को क्या करता है, रक्षा करता है, रक्षा करता है। नष्टे मत करवा दो, पी के ना आया है। देखो जो ओजोन परत है ना, सूरज से निकलता हानिकारक किरण जिसका नाम है पराबैंगनी किरण, उसको क्या करता है, ओजोन परत पृथ्वी भी आने ही नहीं देता, हम लोग पास आने नहीं देता। तो आपको पूछेगा कि ओजोन का काम क्या है, तो लिखेंगे कि सूर्य से निकलने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु क्या करता है, रक्षा करता है, बचाता है। उसी को इंग्लिश में बोलता है अल्ट्रा वायलेट रे। क्या बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट रे। हिंदी में कहते हैं पराबैंगनी विकिरण। यदि गलती से भी हम लोग को त्वचा या शरीर पर पराबैंगनी विकिरण होगा ना, तो त्वचा का कैंसर, ठीक है, त्वचा का कैंसर, बाल बच्चा टेढ़ा मेढ़ा होगा,
ठीक है। अब लंगड़ा होगा लुल्ला होगा पता नहीं कैसा होगा। ठीक है, ऐसे जनसंख्या बिहार का बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो नियंत्रण करना जरूरी है। जल्दी नियंत्रण बिल पास होना चाहिए बिहार में, नहीं तो आने वाला समय में जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा। ठीक है, आवर्त सारणी में आवर्त क्षैतिज पंक्ति देखिए, आवर्त सारणी में आवर्त क्या होता है 7, तो क्षैतिज रहता है। क्षैतिज मतलब गिरल की खड़ा गिरा हुआ, ऐसे ऐसे इसको क्षैतिज कहते हैं। तो आवर्त सारणी में ऐसे ऐसे वाला क्या गो है 7 गो, तो इसको क्षैतिज, इसी को आवर्त कहते हैं। तो कभी कभी ऐसा पूछता है कि आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्ति को क्या कहते हैं, तो आवर्त। कभी कभी पूछेगा कि आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्ति को हम किस नाम से जानते हैं, तो आवर्त के नाम से। तो अभी पूछा आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, तो कितने हैं 7। समूह या वर्ग की बात की जाए तो 18। याद रखिए, आवर्त सारणी में समूह पूछे या वर्ग पूछे तो 18। ये ऐसे खड़ा खड़ा रहता है। कैसे रहता है, खड़ा खड़ा यानी ऊर्ध्वाधर। तो ऊर्ध्वाधर रहता है, उसको समूह या वर्ग कहते हैं। उसकी संख्या कितनी होती है 18। आवर्त की संख्या 7। आधुनिक आवर्त सारणी खोजा कौन, हेनरी मौसी। कौन खोजी, हमर बउआ सबके मौसी खोजी। ठीक है, चलो ना मौसा ही है बउआ, मौसा कोई से बेइज्जती ना कर। बोल कोई को खुशी ले, मौसा घर में आएंगे तो खुशी होगा कि नहीं, तो खुशी को क्यों अथी रहो छुपा के, हम हमेशा खुश रहना चाहिए। चलिए आगे, साहिल तो खुश है, ये तुम चिंता कर। चलो बउआ चलो, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट, अर्धहाइड्रेट बोलिए या हेमी हाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट किसको कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 इंटू 2H2O। याद रखेगा, ये किसका फॉर्मूला है, जिप्सम का। ये जिप्सम का है बउआ, ये जिप्सम का है, जिप्सम का। ठीक है, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहते हैं कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बोलिए या कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है, तो ज्यादा आप लोग जानते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। याद रखिएगा, उसको कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट भी लिख सकता है। ठीक है ना। अब इसका कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बोलो। मार के बर्बाद कर देगा बिहार बोर्ड को। प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 इंटू हाफ यानी आधा H2 या हेमी हाइड्रेट या अर्ध हाइड्रेट कहते हैं। चलो आगे, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है जी, 8। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8। एथेनॉल का क्रियात्मक मूल्य क्या है, OH। इसको कहते हैं एथेनॉल, इसको एल्डिहाइड। याद रखिएगा, ये एल्कोहल, ये एल्डिहाइड, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये कीटोन। याद हो गया, बोलिएगा इसको एल्कोहल। क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये कीटोन। देखिए फिर से, ये है एल्कोहल, ये है एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एक कीटोन। याद रखिएगा, फिर से चले बोलो, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उतने तो लमार कह रहा है, लमड़ेगा बकलो। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, कोई है अभिक्रिया हो रहा तो उसमें भाग ले रहा है तो उसको क्या कहेंगे, अभिकारक। अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको अभिकारक, अभिकारक कहते हैं। ठीक है, और जो बन के निकल जाता है वो प्रतिफल। ठीक है, घुसा हुआ क्या हुआ, अभिकारक, निकला हुआ क्या हुआ, प्रतिफल। ठीक है, यानी जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है वो अभिकारक, और जो बन के निकल रहा है वो प्रतिफल। साधारण नमक का सूत्र पूछे, नमक का सूत्र बता दो बउआ। NaCl। नाम बता दो,
सोडियम क्लोराइड, नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, ये वाला है, सब समझ रहा है ना। साधारण नमक यानी खाने वाला नमक। कभी कभी पूछ जाता है कि साधारण नमक को हम लोग बनाते कैसे हैं, बताए भी है कैसे। हम लोग बच्चा थे ना तो बोलता था कि नीमक हड्डी से बनता है, ई से बनता है, ऊ से बोलता था ना, याद करें। हम लोग को उस समय में तो बोलता, आप लोग के समय में बोलता है कि नहीं बोलता आपको पता, ठीक है। हाँ, सुअर की हड्डी तो गाय की हड्डी से बनाता ही। बाद में जब सियान हुए तब पता चला कि समुन्द्र के पानी से बनता है, ठीक है ना। हाँ, समुन्द्र के पानी को सुखा दीजिएगा, समुद्र। हाँ, पूछिए ना। भगवान चुनाते हैं पपनी से, भगवान चुनाते हैं। हाँ, वो तो कहावत है कि नमक नहीं पीना चाहिए तो भगवान पपनी से चुनवाएंगे। और पपनी से न चुना के यही पृथ्वी पर पत्नी से चुनवा देते हैं, ठीक है। भगवान ये मत सोचना कि सुनो, ये मत सोचना कि अभी पाप करेंगे तो भगवान भी उसका रिजल्ट मिलेगा, नहीं, यही सब मिल जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा अभी कर्म करिएगा वैसा ही पृथ्वी पर भोग के जाना है। दूसरा को लाठी करेगा तो तोरो एक बार लाठी कर देगा, समझे कि नहीं। तो यह कहा जाता है कि जैसन बाप न देता कि बाप मतारी दादा के कैसे कर रहा है, फिर चले जाएंगे। तब बारी किसका? दादा के। तब दादा जैसे अपन पापा को बांस किए वैसे हम करेंगे अपना बाबू के बांस। फिर तुमको देखा तुम्हारा बाल बच्चा, तुमको देखा तुम्हारा बाल बच्चा कि दादा के साथ ऐसे कर रहे हैं हमारे पापा, तो तोहरा बांस करेगा तोहर बेटा, तोहर बेटा का तुम्हारा पोता देखेगा कैसे करे तो कर फिर बांस होगा, यानी बांसे बांस होते रहे, यानी जैसी करनी ऐसी भरनी। आओ, निम्न में से मुख्यतः बायोगैस में क्या होता है? बायोगैस में क्या होता है? इसी को मीथेन भी कहते हैं, मीथेन। याद रखिएगा, बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन। बायो घटक क्या है? मीथेन। कार्बन क्या है बउआ? कार्बन क्या है? अधातु ना, कार्बन है अधातु। कार्बन क्या है? अधातु। एक जानते हैं कार्बन के क्या गो प्रूफ होता है? 3 गो, याद रखिए। कार्बन के क्या गो प्रूफ? 3 गो, हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिया। कभी कभी फुलेरा को फुलेरा भी बोलते हैं, याद रखिएगा। फुलेरिया को फुलेरा भी बोलते हैं, ठीक है। लेड़ा, जो लेड़ा निकलता है ना वो फुलेरा, समझे कि नहीं। तो कार्बन का क्या गो प्रूफ? कौन कौन? फुलेरा, ठीक है। अब एक चीज और याद करें, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछता है कि अपरूपता से आप क्या समझते? पढ़ाए भी हैं, पढ़ाए ना, लिख लीजिएगा अपरूपता से क्या समझते। आगे अभी पलटा पलटे मत, दिमाग में है ना उतना, अरे तुम बहुत तेज है। नर युग्म तथा मदा युग्म के संयोग में बनता है, क्या बनता है बउआ? शुक्राणु बनता है। नर और मदा मिलेगा तो दोनों जायगोट। हाँ, देखो शुक्राणु तो मर्दाना में पाया जाता है, औरत में अंडाणु। देखो शुक्राणु मर्दाना में पाया जाता है, अंडाणु महिला में। तो यही हुआ नर और मदा, यानी अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलेगा तो क्या बना देगा? जाइगोट। यही जाइगोट धीरे धीरे बच्चा बन जाएगा, ठीक है ना। धीरे वैसे ही तुम अंडा से बन के निकला है, पता है कि नहीं। सब वैसी बन के निकला है, तुम भी वैसी निकला है, ठीक है। तो बहुआ शुक्राणु अंडाणु मिलके जाइगोट बनाता है। अब वीर्य क्या कहते हैं? शुक्राणु को ही वीर्य कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले बच्चा को क्या बनता है पता है? पेट में सबसे पहले बच्चा को क्या बनता है? मुड़ी सबसे पहले बनता है। हेड बनेगा, शरीर का मुड़ी सबसे पहले बनता है बच्चा को पेट में। धीरे 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 9वां महीना होते तो गोड़ तक बन जाता है, समझे कि नहीं।
हम लोग जो बच्चा थे ना 8 क्लास तक हमको लगता था ना कि जो बच्चा का जन्म होता भगवान भगवान के द्वारा जन्म ले। बाद में पढ़े तब पता चला कि नहीं, भगवान के इसमें कोई लेना देना नहीं है, सब मनुष्य के लेना देना है। आइए, किसी जीव का जीनी समझना क्या कहते, कोई जीव है उसका जीनी है, जीव का जीनी को क्या कहते हैं? जीन प्रारूप या जीनोटाइप। जीन को क्या कहते हैं? जीनो रूप या जीनोटाइप। हाँ, मैदानी परिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन होता है? देखिए, पहला जो घास उस है तो ये तो उत्पाद है, पहला जो भी खाने पीने वाला उत्पाद है, ठीक है। ओकरा जो खाया वो क्या हो गया? शाकाहारी। और उसके बाद वाला तृतीय वाला, तो तृतीय वाला कौन होगा? सर्प। राते कोबरा देख ली, राते काला कोबरा देख ली, ठीक है। पूरा गाना सुनता है ना, पटना से दवाई वाई ना चल रहा है। एगो में इधर छोड़ो, एगो में छोड़ दो, खाली रहने देना एगो, तो मौसियत तो आएगी। तो तृतीय उपभोक्ता क्या हो गया? सर्प मतलब सांप, समझा कर लो। एगो मौसियों के लिए रहने देना, हम लोग भी तो कहाँ रहेंगे। चलो आगे। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन है? खून में आयरन कम गया है तो कौन हो जाएगा? एनीमिया हो जाए। आपका शरीर में वही आयरन कम जाता था, कहता खून कम गिलो तो शरीर में, डायरेक्ट कहता खून कम गया। डॉक्टर बोलेगा आयरन कम गया तो तुमको समझ में नहीं आएगा, लेकिन कह देगा खून कम गिलो है तो खून वाला चीज जल्दी जल्दी उसको बीट ला के खिलाएगा, अनार ला के खिलाएगा कि जल्दी जल्दी खून। ज्यादा कंडीशन खराब रहता तो डॉक्टर क्या कह देता है? लाइए ब्लड और चढ़वाई, ठीक है। तो खून में आयरन कमेगा तो क्या होगा? एनीमिया। चलो आगे। कवक में पोषण की कौन सी विधि? मृत मरल चीज पे आश्रित है कवक। ऑक्सीन क्या है? ऑक्सीन क्या है? हार्मोन। ऑक्सीन पादप हार्मोन है, पेड़ पौधा में पाए जाने वाला हार्मोन है। ऑक्सीन किस में पाए जाने वाला हार्मोन है? पेड़ पौधे। मानव में डायलिसिस थैली क्या है? नेफ्रॉन। डायलिसिस मतलब समझ में आता है? खून को साफ करना, यानी नया किडनी लगा देगा, ठीक है। आपका किडनी फेल हो गया तो दूसरा किडनी लगा देता है, ठीक है। दूसरा किडनी लगा देता है और उससे साफ का है, उसी को डायलिसिस कहते हैं। जो साफ क्या, दोनों तो साफ है कहानी। तो उससे अच्छा वो ना ले जाएगा, भले मचे पहुंच जाएगा, माचिस ना मार देगा, बजा देगा, ठीक है। नहीं वो बजाता तैयो भाम मार देगा धुआं, ठीक है। तो डायलिसिस थैली कौन है? नेफ्रॉन। चलो, ए नर्मदा युगम, हम समझ रहे तुम लोग कहाँ तक विकास कर ले बेटा, हमरो पता है कि तुझे कहाँ तक विकास कर ले हैं। अब सबके बाबू मैया से मिल बुआ कहो कि बाल बच्चा बहुत ज्यादा विकास कर गया है। बिहार के खराब होने का यही कारण, मेन कारण बिहार का यही है बर्बाद होने का। चलो, नर युग में एवं मदा युग का संलयन को क्या कहते हैं? इनमें ऊपर बताया था क्या कहते हैं ना, ऊपर बताया था, लेकिन यहाँ पे बोला कोई नहीं। ऊपर बताइले इसका था, ऊपर था ना जाइगोड, ये सब भुलाओगे ना तो सब बायोलॉजी का एक्सपर्ट है। चलो, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण? एक लिंगी कौन है? पपीता एक लिंगी है। आए अपना प्रयोग में मटर कौन यूज किए थे? मेंडल। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ईस्ट। मुकुलन द्वारा ईस्ट में। अमीबा में द्विखंडन द्वारा, अमीबा में द्विखंडन द्वारा। पैरामीशियम में भी द्विखंडन, पैरामीशियम में भी द्विखंडन। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में है? साफ जल। चलिए आगे। ओजोन परत पाया जाता है कहाँ?
एक्सो ये ना स्ट्रोस्फियर, स्ट्रोस्फियर यानी स्ट्रोस्फियर सबसे ऊपर वाला को स्ट्रोस्फियर कहते हैं, सबसे नीचे वाला को नहीं दिया है इसमें, ठीक है। सबसे ऊपर वाला का स्ट्रोस्फियर कहते हैं। तो ओजोन कहाँ पाया जाता है? स्ट्रोस्फियर में, ठीक है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का ग्रहण करने वाला होता है कौन? उत्पाद। पहले तो उत्पादन हुआ जी, ओकरे खा के ना सबको ऊर्जा मिल रहा है। जैसे आलू खाए तो आलू बना तो उत्पाद था, उसको खाए तब तो हमको ऊर्जा मिला। कोई भी चीज पहले उत्पाद को खाता तभी उसको क्या मिलता है? ऊर्जा। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी है ऊर्जा का वाहक, ऊर्जा का संवहन, ऊर्जा का सिक्का, यानी में से सभी सभ्य। एडीपी ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। चलो आगे बढ़िए ना। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? स्वपोषी पोषण मतलब जो खाना अपने आप बनाता है, किसी दूसरा पर आश्रित नहीं है। तो पेड़ पौधा किसी पर आश्रित है? नहीं, तो उसको स्वपोषी पोषण कहेंगे। तो बड़ा उसके लिए क्या क्या चीज चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश, यानी इनमें से सब। पेड़ पौधा को कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए खाना बनाने के लिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूरज का प्रकाश भी। नहीं सूरज प्रकाश रहेगा तो खाना बनाने नहीं पाएगा, यानी प्रकाश संश्लेषण नहीं हो। तो कभी कभी पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण हमेशा दिन में, न रात में। हमेशा कब होगा? दिन में। पेड़ पौधा दिन में कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड दिन में, रात में ऑक्सीजन को लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़े। लेकिन हम लोग में क्या होता है? कार्बन ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़। 24 घंटा वही चलता है, ऑक्सीजन लिए कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, ऑक्सीजन लिए कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े। लेकिन पेड़ पौधा दिन और रात में बदला बदली कर लेता है, समझे कि नहीं? आगे प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज की। प्रकाश संश्लेषण होता है, उसके बाद क्या होता है? ग्लूकोज। वही बात आप फल उल खाते हैं मीठा मीठा, ग्लूकोज मीठा रहता है, ठीक है। हम लोग को भी शरीर में कोई भी चीज खाते हैं ना तो लास्ट में ग्लूकोजे बनता है। हम लोग कुछ खाए ना तो वो भी लास्ट में शरीर में जाके क्या बनेगा? ग्लूकोज। तब शुक्राणुओं का मोचन का होता है, बताइए शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्रवाहिका में। शुक्राणु का मोचन का होता है? शुक्रवाहिका में। आगे एक नर हार्मोन है, नर मतलब पुरुष। तो नर हार्मोन कौन है? एड्रोजन, एड्रीनलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये नर हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? नर हार्मोन है। ऊपर वाला छूट गया। ओजोन परत के अवक्षय से कौन सा बीमारी उत्पन्न होगा? त्वचा कैंसर। अभी ना बताएं कि यानी ओजोन धीरे धीरे खत्म हो जाए। इनमें से कौन कहाँ है? सभी दे रहा होगा, सभी दिया है तो सही है। त्वचा कैंसर होगा, मोतियाबिंद हो जाएगा, उत्पादित परिवर्तन। बोले ना शरीर में अलग अलग तरह का परिवर्तन, लांगा, टेना, गोंग, बता ऐसा टाइप का। चलो आगे जल्दी करो, बच्चा लोग का समय हो गया। खाली शुक्राणु अंडाणु कर ले। शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में। अब वृषण होता है मर्दाना में, ठीक है ना। मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितना है? मछली का जो हृदय है 2 भाग में बटल है। हम लोग का हृदय 4 भाग में। मछली का जो दिल है उसका 2 भाग है। हम लोग का जो दिल है वो कितने भाग है? 4 भाग, ठीक है। 4 बांट दो। निम्नांकित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? हाइड्रा। पुनरुद्भवन किसमें होता है? हाइड्रा, ठीक है। आगे प्रकाश की ओर प्रवाह की गति क्या कहलाएगा? प्रकाश की तरफ बढ़ रहा है तो प्रकाश अनुवर्तन, जल की तरफ बढ़ रहा है तो जलान अनुवर्तन, गुरुत्वा तरफ बढ़ रहा है तो गुरुत्वानुवर्तन, यदि केमिकल खाद छीटे उधर बढ़ रहा है तो रसायन अनुवर्तन। तो प्रकाश की ओर बढ़ रहा है तो प्रकाश अनुवर्तन, पानी की तरफ बढ़ रहा है तो, गुरुत्वा की तरफ बढ़ रहा है तो
कुछ समझ में आ रही है? चलो तो इस ना भूलोगे। एग्जाम में एकदम 40 में 40 रंग देना है बिना पूछे ले। अब चलो, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम। हम लोग टॉयलेट कभी कभी दवाई वाई खाते थे, ज्यादा पीला होता है। ऐसा आप रेगुलर पानी नहीं पीजिए, उस कंडीशन में भी पीला पीला पेशाब बनने लगता है। तो पीला पेशाब किसके कारण होता है? यूरोक्रोम। कौन सा पाया जाता है? यूरोक्रोम। ठीक है। हम लोग मूत्रते हुए 2% यूरिया रहता है। क्या परसेंट? 2%। पूछता है बउआ, इतना ही खतरनाक रहता है, कैसनो दीवार बना ढा देगा। यूरिया देखो, यूरिया निकल के ना अमोनिया में बदल जाता है। यूरिया जो हम लोग पेशाब की तो यूरिया निकला। अब देखो, समझने की चीज, कोई गंदा चीज तो हम नहीं सिखा रहे, ठीक है ना। हम लोग टॉयलेट के तो यूरिया निकला, यूरिया डायरेक्ट बदल जाता है अमोनिया में। अमोनिया बहुत गंध देता है, इसलिए पेशाब वाला जगह पर जाएगा तो बहुत महकता है। और इतना खतरनाक है कि यदि एगो पत्थर पर आप रेगुलर मुतते रहिएगा ना, तो भैया पत्थर झरने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है ना, झरने लगेगा। चलो आगे बढ़े। ये भी पूछता है कि मूत्र में यूरिया कितना प्रतिशत है? 2%। हाँ बुआ, हाँ, क्योंकि बोले तो मोते हम लोग यूरिया रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जरूर खाद भी छींटते हैं, यूरिया छींटते हैं, लेकिन यूरिया अमोनिया में बदल लेता है, इसलिए वो जर जाता है। कुत्ता गाड़ी अति मुद देता है गाड़ी पर, गाड़ी थोड़ी सड़ गल जाएगा। चलो आगे आओ। थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण किसके द्वारा है? थायरोक्सिन किसके द्वारा बनता है? आयोडीन। आयोडीन से क्या बनेगा? थायरोक्सिन। ठीक है, आयोडीन से क्या बनेगा? थायरोक्सिन। निम्न में कौन सा जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु से कौन रोग होता है? कौन? नहीं, इनमें से कोई नहीं। मासा। मासा, मुंह पे नहीं मासा निकल जाता है, देखे बोले कि मासा निकल गया, तो किससे होता है? जीवाणु से। जीवाणु से नहीं होता है, ये मासा जीवाणु से नहीं होता। बाकी गनोरिया, सिलिफिलिया, गनोरिया, दनोरिया, पनोरिया सब किससे होगा? जीवाणु से। ए बाबू न कहना न्याय पड़ेगा भाई जी। मौसा कहोगे तो गोड़ हाथ धो के काम चला सकते हैं, ठीक है, लेकिन बाबू और पापा न कहना। आओ, कोशिका है। कोशिका ईंधन निम्न में से कौन है? कोशिका में जो हम लोग शरीर कोशिका से बना, देखिए कोशिका, पहले कोशिका होता है, कोशिका बहुत सारा मिलेगा तो उत्तक बन जाता है, और वही उत्तक जोड़ते जोड़ते पूरा शरीर बन जाता है, ठीक है ना। तो वही बोला कि कोशिका का ईंधन कौन है? ग्लूकोज। ये कोशिका को ऊर्जा देता है। सोम भैया में भौम है, तो जहां तहां से गैस निकलेगा नहीं। स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक क्या होता है? 120 mm। ये सिस्टोल हो गया, ये डायस्टोल हो गया, ठीक है, सिस्टोल और डायस्टोल। हिंदी में प्रकुचन दाब, ये अनुसूथिल दाब। अनुसूथिल दाब न कहते थुथनी में जाइबे तो ये अनुसूथिल दाब है। तो सिस्टोल 120, डायस्टोल 80, याद रखिएगा। सिस्टोल 120, डायस्टोल 80। ये सब डॉक्टर के पढ़ाई तो लोग करवा रहे हैं, नर्स से डॉक्टर में करे जाओ तो ये बताएगा कि बउआ ब्लड प्रेशर 120 बता 80 होता है, ऊपर रहता है उसको सिस्टोल कहते हैं, नीचे रहता है उसको डायस्टोल कहते हैं। सिस्टोल और डायस्टोल में कमी होगा तो रक्तचाप बढ़ेगा घटेगा, यही सब पढ़ाएगा। तुमको भी हम पढ़ा दे रहे हैं, तो तुम लोग ये ना देख के बायोलॉजी पर ज्यादा ध्यान देता है। सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन है? पिनियल। सबसे छोटा अंतस्रावी ग्रंथि है। निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है? अग्न्याशय उत्सर्जन नहीं करता। देखो, उत्सर्जन करना मतलब शरीर से गंदा चीज को निकालना।
उत्सर्जन करना मतलब शरीर से गंदा चीज को निकालना। तो फेफड़ा भी देखते हैं ऑक्सीजन को लेता है छोड़ता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहा है कि नहीं, यानी गंदा वाला चीज को निकाल रहा है, यानी ये भी हम लोग के लिए काम करता है, उत्सर्जन में काम करता है। ब्रिक ब्रिक किडनी तो बहुत जरूरी है बुआ, नहीं तो मरिए जाए माँ, तो ये भी उत्सर्जन अंग है। त्वचा त्वचा से पसीना निकलता है, गर्मी के दिन में देखिएगा नमक जैसा हो जाता है, तो त्वचा भी गंदा चीज को बाहर निकाल रहा है, फेफड़ा भी गंदा चीज को बाहर निकाल रहा है, और ब्रिक भी गंदा चीज को छान के बाहर निकाल रहा है। लेकिन अग्नेय नहीं करता तो उत्सर्जी अंग नहीं है। बाकी ये तीनों क्या है, उत्सर्जी अंग। ये हग्नास्य समझा, ई वाला हग्नास्य वाला। चलो आगे बढ़ो, समझा कि नहीं, चलो आगे। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ को उत्सर्जन होता है। देखो तो हम लोग शरीर से यूरिया भी निकलता है, ठीक है, अमोनिया भी निकलता है और यूरिक अम्ल भी निकलता है, यानी इनमें से सब। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग को भी समझ में आया तो क्या कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।